नमस्कार, सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन और भारतीय बाजार 2 दिन के बढ़िया रनअप के बाद आज थोड़े से स्लगिश क्यूज के साथ कामकाज करते हुए थोड़ा वीक साइड पे आज जरूर एसएक्स निफ्टी के आपको क्यूज दिखाई पड़ेंगे। 70-80 अंकों के आसपास का डिक्लाइन है, लेकिन ये वापस उन्हीं जोन्स के आसपास निफ्टी को ले जाएगा जहां पर से पुल बैक हमने 2 बार से देखा है। तो अब देखते हैं कि आज मार्केट खुलते कैसे, लेकिन सो फार जो एशियन मार्केट्स के क्यूज हैं वो कुछ मिले जुले या फिर वीक साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। एटलीस्ट एसएक्स निफ्टी 80-85 अंकों की गिरावट है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्लाइड डिक्लाइन के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। न्यूज़ फ्लोज पूरी तरह से ड्राई हैं, बड़े इवेंट्स को अवेट कर रहे हैं। 1 तारीख को ऑटो सेल्स के नंबर्स और बाकी अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद से अर्निंग्स का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो ऐसे करके बड़े इवेंट्स अवेटेड हैं। लेकिन उससे ठीक पहले इंडेक्स पे अभी एटलीस्ट एक बिल्कुल ही स्लगिश नंबर्स के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सीमित दायरा और 2 दिन से डिक्लाइंस को खरीदा जा रहा है। लेट्स सी कि मार्केट गोइंग फॉरवर्ड कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो आज के लिए संकेत कैसे रहने वाले हैं नीरज जी? देखो, यूएस मार्केट को अगर आप देख रहे हो उस साइड में तो पिच आपको कल जो हम लोगों ने दिखाई थी घास वाली दिखेगी। हल्के हल्के लाल धब्बे भी आ गए। लाल धब्बे भी आ गए ना यार। ये टेक्नोलॉजी शेयर्स ना, उनकी पिटाई रुक नहीं रही है। नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी वहाँ की पिटाई और हमारी पिटाई में अंतर रहेगा ना। हम तो ऑलरेडी जमीन पे लेटी हुई चीज़ कितनी नीचे जाएगी वाली हालत हुई तो है। धंधा तो वहीं से आ रहा है। हाँ, तो आईटी शेयर्स के लिए मतलब वहाँ की मुश्किलें खत्म नहीं रहे। एप्पल जो है 2 साल के लोज पे, टेस्ला तो मतलब उसकी हवा निकल गई टायर की। एक्चुअल में देखिए, जब आप अनरिलेटेड बिजनेस के अंदर पैसा डालोगे एक्चुअली शायद देखिए, ये मार्केट कभी नहीं पसंद करता कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पे एडवेंचर करो और इधर का माल बेच के उधर खरीदो। आपके पास बहुत पैसा तो आप खरीद लेते, इधर का क्यों बेचा? और अभी तक बेच रहे थे। 70% गिरा हुआ स्टॉक। नहीं, ये तो शुगर यूएस है, इंडिया होता तो बताते ना। इंडिया होता तो एक ही दिन में बताते। सत्यम में यही हुआ था कि वो मेटास इंफ्रा में गए और अगले दिन हो गया। अभी मैं हर्षदास पूछ रहा था कि मुझे यार वीआरएल लॉजिस्टिक्स याद है आपको? एयरलाइन चलाएंगे, एक ही दिन में 35% दिया था, फिर उन्होंने वापस लिया फैसला। अब वहाँ पता नहीं ऐसा कुछ बताने वाला। हिस्ट्री में आज तक जितनी भी कंपनियां इंडिया में इंफ्रा में गई हैं उन सबकी यही हालत हुई है एक्चुअली। तो आप कोई भी नाम याद कर लो पुराना। क्या आप एविएशन को भी इंफ्रा मानते हैं? नहीं, एविएशन, देखिए वीआरएल केस में तो आपको एक मूवी भी आई, आपको पता है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि वीआरएल ने अपने ऊपर या प्रमोटर ने अपने ऊपर एक मूवी निकाली है और साउथ में रिलीज भी हुई है और अभी भी लगी हुई है। उसका नाम भूल गया, वो कोई समथिंग लॉजिस्टिक करके है, विश्वनाथ लॉजिस्टिक शायद है, वो करके मूवी उन्होंने खुद अपने ऊपर बना रखी है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस खड़ा किया उन्होंने उसके ऊपर, तो इंटरेस्टिंग होगा। वो भी देखी नहीं मैंने कि साउथ में। चलो मैं देखता हूँ। हाँ, लेकिन ये भी स्टोरी है इसके ऊपर। तो कल अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक में कमज़ोरी थी, S&P में कमज़ोरी थी, वैल्यू वाले स्टॉक थोड़े चल रहे थे। तो लार्जली वहाँ पे अभी भी इस बात की चिंता डर बनी हुई है। आप बॉन्ड यील्ड देखिए 3.852, मतलब 4 की तरफ पहुँचती हुई दिख रही है। तो ये एक डर चिंता है। तो जो 2022 की चिंताएँ थी छुट्टी से पहले की, वो चिंताएँ अभी भी हैं और वही धीरे धीरे प्ले आउट हो रही हैं। अब आगे देखते हैं कैसा, जब मार्केट फुल फ्लेजेड खुलेगा। अभी तो छोटे छोटे उसमें खुल रहा है, वो ट्रेंचेस में है। दूसरा, क्रूड में भी थोड़ी तेज़ी बनी हुई है, सस्टेन कर रही है। तो मुझे लगता है उसकी वजह से, हालांकि बहुत थिन ट्रेड था, ही ध्यान रखिएगा, बहुत मैसिव ट्रेड नहीं था कल वहाँ पे, ज़्यादातर लोग छुट्टियों पे ही हैं। तो मुझे पिच थोड़ी सी थोड़ी सी वो स्पिन वाली लग रही है। चूके तो आउट, नहीं तो 6। वो मूवी मिल गई मुझे, वो है विजयानंद। हाँ, जो वीआरएल फिल्म प्रोडक्शन, वीआरएल ग्रुप के एमडी हैं आनंद साहब, उन्होंने ही अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी वीआरएल फिल्म प्रोडक्शन खोल डाला। ओके। तो इस तरह के अनरिलेटेड बिजनेस होते हैं। खैर, इस पर हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पिच जो है वो हल्की स्पिन, यानी कि थोड़ा सा अगर विकेट चूका है, थोड़ा सा आपसे बॉल मिस हुई तो आज विकेट उड़ सकता है। तो आज आपको कॉशियस स्टांस रखना होगा अपने किसी भी ट्रेड में, चाहे आप सेल साइड के ट्रेड्स में हो या लॉन्ग साइड के ट्रेड्स में हो। आपको एटलीस्ट एक कॉशियस स्टांस जरूर मेंटेन रखना होगा। उन कंपनियों में प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर दिखेगी आपको जहां ऑलरेडी पिटाई काफ़ी हो चुकी है। उन कंपनियों में प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी जहां न्यूज़ फ्लोज के इम्पैक्ट कल देखे जा चुके हैं, डिस्काउंटिंग हो चुकी है। तो पुल बैक ट्रेड्स जहाँ चल रहे हैं वहाँ थोड़ा कॉशियस स्टांस आपको मेंटेन करना होगा। तो अभी भी कुछ लाल है या सब हरा हरा आज भी? नहीं, हरा भी है, लाल भी है, दोनों तरह के होंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत जो बैंक वाली रिपोर्ट आप बताया था ना, उस पर बहुत बैंक किया मैंने। हाँ, वो कल मैं सोच रहा, लेकिन मेरे सोचते में मैं देख रहा हूँ कि खबर वाले कोई शेयर बचे ही नहीं है। कुछ नहीं है इस समय और कुछ है भी नहीं है। तो एक जो मिली उसी को झपट लो।
कल मैंने एक गलती की थी, शुगर में एक ही लिया था, मुझे पूरे 10 के 10 लेने और चाहिए कल थे। मुझसे गलती हुई, मुझे मेटल एक भी नहीं लिया, मुझे मेटल लेने चाहिए थे। तो वो चाइना अनलॉक वाले पे, और टाटा मोटर्स बड़ा दिमाग में आया बाद में कि 37% जब रेवेन्यू वहीं से उठा रहा है तो उसको उठा लेना चाहिए था। लेकिन वीआईपी इंडस्ट्री जो कि मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है चाइना, वीआईपी से, हाँ, तो ये इस तरह की कंपनियों को मैं भूल गया था। और वीआईपी वैसे भी ईयर एंडर में बढ़िया चल जाता, लेकिन बाद में हाँ अटैची बिकती हैं शादियों में और उसमें। तो उसलिए बताइए फिर क्या लिया आपने? मेरी तो पूरी शीट में हमेशा ग्रीन ही होती है, तो आज भी वही है, पूरी की पूरी लिस्ट ग्रीन ही आपको दिखाई पड़ेगी। और शुरुआत करता हूँ, चले जो मेरे तरफ से पहला नाम है वो वोल्टास है। वोल्टास को चुनने की 2-3 वजह है। तो ये मिडिल ईस्ट में इनका बिजनेस है ही, क्रूड इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर होता है, तो क्रूड की तेजी ये अच्छा ट्रिगर। दूसरा, चाइना इनके लिए एक बड़ा मार्केट है, और चाइनीज़ मार्केट से मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कोई कंपनी अगर वहाँ पे मौजूद है तो आप उस लिहाज से भी इसको देख सकते हैं। डे हाई के आसपास ये कल बंद भी हुआ है, और ये ऊपरी स्तर से बहुत टूटा हुआ है। 1100-1200 के जोन से टूट के 700-800 रुपये के जोन्स में आ गया। टाटा ग्रुप की कंपनी है और क्रेडिबिलिटी ऑब्वियस ही बात है, पुरानी हिस्ट्री है इसकी। तो आप वोल्टास के ऊपर नज़र रख सकते हैं। फंडामेंटली कोई इशू नहीं है इस कंपनी के साथ, भाव का इशू है, तो थोड़ा अगर नीचे के लेवल में मिल रहा है तो आप पुल बैक प्ले यहाँ देख सकते हैं। तो वो एक जोन रहेगा वोल्टास के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम, थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी आरवीएनएल की। आरवीएनएल को चुनने की वजह सिर्फ और सिर्फ इनके से रिलेटेड ऑर्डर है जिसको चुना गया है, जिसके आधार पर आप इस पर नज़र रखेंगे। मालदीव्स में कंपनी को 1544 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। इसमें करीब करीब 700-750 करोड़ रुपए के आसपास के सालाना रेवेन्यू कंपनी इस ऑर्डर से जनरेट कर सकती है। 2 साल के लिए ऑर्डर है, यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। तो आरवीएनएल वैसे भी पूरा रेलवे बजिंग था, और उसमें उस बस को जो थोड़ा सा ईज आउट हुआ है उसमें आरवीएनएल में न्यूज़ फ्लोज आ गए हैं, तो अब न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। टाटा कम्युनिकेशन, इसको पहले ही मैंने चुना है और फिर मैं इसको चुनूंगा। इसको चुनने की वजह, एक तो F&O का स्टॉक हायर लेवल से काफ़ी टूटा हुआ है, और टूटने के बाद 2 दिनों से इसमें जो एक मूव वापस बनना शुरू हुआ है 1100 रुपये के जोन से, वो शायद पुल बैक में आगे कन्वर्ट हो, और अभी भी ये तेज़ी प्रिवेल कर सकती है। ये शेयर 1500, 1550, 1600 रुपये से टूटते टूटते 1100 रुपये के जोन्स में आया था, तो वापस ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, और ये इनफैक्ट दोनों कंपनियां, ये कल एक नंबर में पढ़ रहा था तो उसमें दोनों कंपनियां, चाहे वोल्टास हो या फिर टाटा कम्युनिकेशन हो, ये इस पिरामिड के सबसे कम एवरेज रिटर्न देने वाले स्टॉक हैं पिछले 1.5 डिकेड में। तो इसलिए हो सकता है ये जो अब तक के अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस में ना बदलते हुए दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। और उसके अलावा पीएसयू बैंक्स, जिसकी नीरज जी भी झड़ी लगा देंगे थोड़ी देर में उसमें से एक नाम पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। न्यूज़ फ्लोज खाली एक ही है कि 30 तारीख को यहाँ पर एक बोर्ड बैठक है, और उस बोर्ड बैठक में फंड रेज करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है पंजाब एंड सिंध बैंक में, और ये 250 करोड़ रुपए के आसपास का जो फंड है वो ये रेज कर सकते हैं। छोटा सर्किट है ये, लेकिन फिर भी आपको न्यूज़ फ्लोज के आधार पर स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी होगी, और पंजाब एंड सिंध बैंक प्योर एंड प्योर न्यूज़ फ्लो के दम पे इसके ऊपर आप एटलीस्ट ध्यान रखेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये स्टॉक ने क्या कमाल किया है। अरे ये क्या, आप साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, किसी का भी नाम ले लिया, सबने क्या कमाल किया। हाँ तो ठीक है, जितने आपने नाम लिए उसमें से कुछ बताता हूँ मैं। साउथ इंडियन बैंक, जेके बैंक, सेंट्रल बैंक, 3-3 करके बताते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आराम से चर्चा करें आप लोग। तो देखिए बैंक में क्यों हमने 3 दिखाई गए, साउथ इंडियन, जेके और सेंट्रल। ये हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि इसमें एक रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक की, जो उनकी मंथली रिपोर्ट होती है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि 2022 का पूरा एनालाइज किया है और 8 महीने 2023 के। उस रिपोर्ट में क्या क्या है पहले उसको समझिए, फिर आपको कॉन्ट्रा बताएंगे इसमें। उन्होंने कहा कि जो बैंकों की बैलेंस शीट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, वो डबल डिजिट ग्रोथ उसने दिखाई है FY22 में, है ना। और जो आगे तमाम बैंक्स की बैलेंस शीट है अभी भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और पिछले 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंकों में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। उनका ये भी मानना है कि जो ग्रोथ है बैंकों की वो 10 ईयर्स के हाई में चली गई है। H123 यानी जो चालू वित्त वर्ष का पहले 6 महीने थे उसमें वो ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, डबल डिजिट में चल रही, 10 साल के हाई में चल रही है। बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है, जो उनको ज़रूरी कानूनी तौर पे लिक्विडिटी रखनी पड़ती थी वो 11.5% के ऊपर आराम से बनी हुई है। CET1 रेशियो भी है उनका, वो 8% के ऊपर बना हुआ है। ग्रॉस NPA पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के 5.8% है मार्च 2022 तक के लिए, उसके बाद से और गिरे हैं क्योंकि हर बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसमें दिखाए हैं। तो NPA का रिडक्शन, कम स्लिपेजेस, बढ़िया निम्स
और ग्रोथ डबल डिजिट में। मुझे ध्यान है कि अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब एक सम्मेलन में बोल रहे थे, वहाँ उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर तक 17.5% की क्रेडिट ग्रोथ है। फोर्टनाइटली नंबर आते हैं जिसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी डेटा कहते हैं, 17.5% की क्रेडिट ग्रोथ चल रही है इसमें। तो मैं इस पूरी रिपोर्ट को बहुत पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये तो 8 महीने तक की रिपोर्ट है 22 के, अभी तो आगे आप देखिएगा लगातार इन्होंने आउट परफॉर्म किया तमाम बैंकों के क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो इसमें मुझे लगता है सब में ग्रीन रहेगा। एक रिसेंट एक करेक्शन आया था, उसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे। इसमें एक पिंक पेपर है, नाम भी ले सकता हूँ मैं, इकोनॉमिक टाइम्स ने इसकी रिपोर्ट दूसरे ढंग से लिखी है कि आउटलुक बड़ा उनको अनसर्टेन लग रहा है रिजर्व बैंक को। तो रिजर्व बैंक ने अपनी उसी रिपोर्ट में लिखा है कि आगे दुनिया भर में बड़ी चिंताएं हैं, रिसेशन की, ब्याज दरें बढ़ने का भी खतरा है, बड़ी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में, जियोपॉलिटिक्स भी चल रही है। तो इसलिए आगे जाते हुए क्या फ्यूचर होगा कहना बड़ा मुश्किल। तो इस अनिश्चितता के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट का जो टोन एंड टेनर रखा है वो रखा है कि बैंकों के आगे मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैं इसका कॉन्ट्रेरी ले रहा हूँ। मैंने अपने यूट्यूब लिंक में जब हम लोग चर्चा करते हैं, हमने कई बार कहा कि अगले 3-6 महीने बैंकों के लिए बहुत ही स्ट्रांग है, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि हर बैंकिंग से इंडस्ट्री का एक साइकिल होता है कि जब उनकी बैलेंस शीट एकदम क्लीन हो जाती है तो फिर 4-5-6 साल तक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद फिर जब एनपीए क्रिएट होना शुरू होता है तो एक मुश्किल आती है। तो अभी बैंकों की एकदम बैलेंस शीट ठीक ठाक है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको, साउथ इंडियन बैंक से। साउथ इंडियन बैंक के Q2 के रिजल्ट आप जाके देखिए, आउट परफॉर्मेंस है। एनपीएस घटा लिए हैं उन्होंने, उनकी बुक वैल्यू इतनी नीचे, अभी भी उनकी बुक वैल्यू कितनी, 27 रुपये बुक वैल्यू उनकी, और स्टॉक 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इतना चलने के बाद भी 9 रुपये से 18 रुपये का 20 रुपये तक गया था, फिर भी इनकी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस छोटे छोटे बैंक्स ने दिखाई है, इसीलिए इस बैंक में तेज़ी बनती है और मैं इस रिपोर्ट को बहुत पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। तो शुरुआत में 3, साउथ, जेके और सेंट्रल। मतलब एक चीज़ जो मैंने सीखी है, यू विल सी व्हाट यू वांट टू सी। यस। तो आप जो भी देख रहे हो, मतलब मैं एसबीआई की मैनेजमेंट से इस क्वार्टर के नंबर से जब मिला था तो उन्होंने बात साफ की थी कि नंबर अच्छे आए, ऑल टाइम हाई से एसबीआई के नंबर्स आए थे। उन्होंने कहा कि ये नंबर अभी प्रिवेल करेंगे एटलीस्ट 2 क्वार्टर और, क्योंकि आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो अभी हम देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है जो आगे दिखाई पड़ेगी, और एसबीआई इतने बड़े बेस पर इस तरह के नंबर के बाद मान रहा है कि हाँ नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड अच्छे रहेंगे। तो आप एक चीज़ एटलीस्ट मान तो सकते हैं कि जब बेल वेदर स्टॉक ही मान रहा है तो बाकी कंपनियों के नंबर तो अच्छे रहेंगे ही। अब कितना हद तक स्टॉक डिस्काउंट कर चुका है ये बात अलग है, लेकिन हाँ ये स्पेस जो है ये बजिंग रहेगा अभी कुछ समय, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, क्योंकि बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद इतनी बड़ी तेज़ी आ रही है। 2008 के बाद इस तरह की सिचुएशन कभी बनी नहीं दोबारा, इसलिए वो बैंक्स की बैलेंस शीट में भी दिखने लग गया है और स्टॉक प्राइसेस के अंदर भी दिखने लग गया। तो आप ये दोनों लिहाज सर इनके ऊपर नज़र रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो मेरी तरफ से अगले 3 नाम हैं उसमें एक है एलिकॉन इंजीनियरिंग। कल ये डे हाई के आसपास बंद हुआ, 4-4.5% की तेज़ी थी। ये थोड़ा सा डिप अगर दिखा भी दे तो इसमें कोई बड़ा शायद फॉल नहीं आया, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक है। क्वालिटी है, चाहे इंजीनियरिंग स्पेस या इक्विपमेंट स्पेस की बात की जाए तो, और हायर लेवल से ये टूटने के बाद लोअर लेवल से पुल बैक ले रहा है। तो कल के जोन्स में से थोड़ी से एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बनी है, तो आप 4-4.5% के मूव के बाद इसमें शायद और अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग के ऊपर नज़र रखेंगे। इसके अलावा मिर्ज़ा इंटरनेशनल, आउट ऑफ द ब्लू कल स्टॉक के अंदर एक वापस मूव आया है और डे हाई के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। यहाँ पर भी ये दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ और शायद इसमें जो मूव है ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कि ये भी बहुत टूटा है हाई लेवल से, 350-400 रुपये से टूटता है 200-250 रुपये तक पहुंच गया है। तो शायद अप मूव जो है इसमें भी कंटिन्यू रहे। तो मोमेंटम के हिसाब से इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखेंगे। और कॉन्ट्रा कॉल हैं 2, तो उन पर मैं एक साथ ही बात करना चाहूँगा। तो पहले नीरज जी आप ही। यार जूते वाली कंपनियाँ ना जाड़े में बहुत जूते बिकते हैं, ठंड बहुत पड़ रही है। नहीं, लेकिन ये इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्या? ये कंपनी इंडिया में जो इनका काम है वो है, प्लस इनका एक मेजर काम जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा यूके में। ये यूके के लार्जेस्ट सप्लायर है। तो कहा जाता है यूके में हर 4 में से 3 जूते इन्हीं के होते हैं। इस तरह की मासिव मिर्जा के जूते पहनते, रेड टेप चलता है उधर। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग नाम और आपको बताता हूँ, आपके लंदन जाना मत देखना, रेड टेप के जूते देखूंगा और नहीं लगेगा जूते देखते लोग। अरे ऐसे पहचानना है, रेड टेप। अच्छा रेड टेप मिर्जा वाला। आपने रेड टेप सुना होगा, रेड टेप ये है, लेकिन रेड चीफ भी सुना होगा। हाँ, नहीं रेड चीफ दूसरा है। हाँ, इनका नहीं है, वो पता किसका है? घड़ी डिटर्जेंट वालों का है, कानपुर का ब्रांड है वो भी।
रेड चीफ हो सकता है यहाँ लोगों ने कम देखा, मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी जूते हैं। उनका जो लेदर है ना वो लिखते भी हैं कि दोनों कानपुर के, दोनों कानपुर। रेड टेप भी कानपुर का, रेड चीफ भी कानपुर का है, और दोनों बढ़िया पूरे इंडिया में धमाल मचाए हुए हैं। रेड चीफ का जूता मैंने एक बार पहना है, इतना मजबूत जूता होता है प्योर लेदर का कि वो आप उससे बोर होके छोड़ देंगे। वुडलैंड में होता है सर, वुडलैंड में कहा जाता था कि जूता आपका नहीं फटेगा, आपका मन बदल जाएगा। रेड चीफ के कपड़े भी वैसे, हाँ, एक्सक्लूसिव शोरूम्स पे जाइए तो वहाँ पे जीन्स टी शर्ट और ये सब भी मिलेगा आपको। रेड चीफ मतलब प्रॉपर। अगर आप घड़ी डिटर्जेंट का बिजनेस पढ़ोगे तो उसमें ना केवल ही इसमें घड़ी में तो लार्जेस्ट प्लेयर है, इंडिया के सबसे बड़े सप्लायर है वो। इंडिया में उससे बड़ी कोई डिटर्जेंट कंपनी नहीं है 20% का मार्केट शेयर रखने के लिए वो। देन कम्स दूध में भी है, नमस्ते इंडिया के नाम से उनका दूध भी आता है। आप जब लखनऊ और रायबरेली गए होंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा नमस्ते इंडिया के नाम से पैकेट आपको दिखाई पड़े होंगे। और फिर ये रेड चीफ भी इनके पास, और रियल एस्टेट में भी है। रियल एस्टेट में तो ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर, और शुरू उन्होंने घड़ी से किया। जेम्स है, लिस्टिंग क्यों नहीं कराते हो? क्यों सर, जब कैश फ्लो इतना मजबूत आ रहा है तो क्यों ही कराएंगे अपने आप को ले। आवाज़ में हम लोगों ने एक बार शो किया था, मैं कहता 8 साल पहले कुछ ऐसा इवेंट था बड़ा, उसमें मैंने उनके ऑपकॉम से बात की थी, घड़ी वालों से, कि भैया हम बात करना चाहते हैं, आप लोग तो मतलब एकदम छुपे हुए रिश्तों में इतना ज़बरदस्त बिजनेस। तो उनसे उन्होंने चर्चा की थी, वो ये सब बताया था उन्होंने कि हमने इतना एक्सपेंड किया इसमें। तब वो रेड चीफ में तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे। बहुत पहले शायद इनकी कंपनी लिस्टेड थी रोहित सर्फेक्टेंट्स के नाम से। ओके। और बाद में पता नहीं डीलिस्ट हो गई, क्या हुआ, लेकिन क्योंकि उसी वही इनका मेन बिजनेस होता था उस टाइम पर, उसको उसी में से एक्वायर करके उन्होंने डिलीस्ट करा दिया है, वो याद नहीं मुझे। लेकिन ये जब कैश फ्लो अच्छा है, निरमा, ये क्यों ही लिस्ट कराएंगे अपने आप को। ओके, तो चलो खैर ये तो बात हुई रेड चीफ और इन सब की, और 3 स्टॉक हमने आपको बताए थे। अब 4-5 में 2 और बैंक हैं, केनरा और बैंक ऑफ इंडिया, वो भी उसी लिस्ट में जोड़ लीजिए, और उसमें भी हमें लगता है कि आज अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए उस रिपोर्ट के आधार पर। जो 6th स्टॉक है वो है हरिओम पाइप्स। इसमें एक खबर आई शाम को, इन्होंने क्या किया है कि एक छोटी सी कंपनी से एक एसेट ट्रांसफ़र लिया है, 55 करोड़ की ये डील हुई है। इनका एक कंपनी है जो छोटी सी, जो क्या कहें 4C के थ्रू पाइप रोलिंग का उनका बिजनेस है, वो उससे इन्होंने ले लिया, आरपी मेटल से वो इन्होंने लिया, उसका ट्रांसफ़र लेना है वो। आपको मैं बताऊं कि जो पाइप का बिजनेस है ना, जितनी भी पाइप कंपनी आप देख रहे हैं, चाहे वो लोहे के पाइप बना रही हो, चाहे वो प्लास्टिक के पाइप बना रही हूँ, हरिओम पाइप, प्रिंस पाइप, APL अपोलो, JTL इंफ्रा, इन सब में ज़बरदस्त ग्रोथ इसलिए है क्योंकि अभी भी कंजम्पशन जो है पाइप का बदल गया। पाइप का मतलब सिर्फ प्लम्बिंग वाला पाइप नहीं है, प्लम्बिंग पाइप के अलावा आजकल रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, मॉल्स में, सब जगह पाइप्स लग रहे हैं। तो वो जो पाइप का मतलब सिर्फ गोल पाइप नहीं, एंगल को भी पाइप बोलते हैं, वो बहुत बड़ी डिमांड जनरेट हो रही है, इसलिए तमाम पाइप कंपनीज खूब अच्छा बिजनेस कर रही हैं। प्लास्टिक वालों के लिए नल से जल एक बड़ा इवेंट निकल के आया जिसमें कर रही हैं। तो हमें लगता है कि इन कंपनीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। जो भी अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी जो भी है उनको तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ इसमें देखते हुए मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए हरिओम पाइप्स भी उसी श्रेणी में आता है। कल इसने बढ़िया प्रदर्शन किया, और कल मुझे हमारे प्रोड्यूसर सौरभ गुप्ता जी बता रहे थे कुछ डेटा वाटा उन्होंने आपसे लिया होगा आईपीओ में कि ये कंपनी आईपीओ के बाद से काफ़ी ऐसा है। सेकंड नंबर पे बेस्ट आईपीओ था, बेस्ट परफॉर्मेंस, सेकंड बेस्ट। ये प्रिंस पाइप, वीनस पाइप, हाँ, ये सब के नंबर्स बड़े अच्छे थे आईपीओ के हिसाब से। तो इसलिए मैं कहा, इसे एक और कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है, नाम ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद पाइप। उसकी ओनरशिप फ्रेंच में की है, वो भी बेंगलोर यूनिट कंपनी है, उन्होंने बेच दिया था, तो नाम आशीर्वाद है लेकिन वो एमएनसी कंपनी। कभी लिस्ट हो जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ी कंपनी, सेकंड बेस्ट कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी पाइप में, आशीर्वाद पाइप्स। अच्छा, ये पाइप में लेकिन आमतौर पर जिसका जिक्र होता है उसमें वही जिंदल 100, वेल्सपन, ये सब नाम बचते लेते। APL अपोलो, 6% स्टील का वही यूज करते हैं। अरे मतलब ये जो आंकड़े रहते हैं ना कि कितना स्टील यूज किया, कितने पाइप यूज किया, मतलब इसको तो पढ़ते पढ़ते मुझे ये नहीं याद है किसमें आईफल टावर मैंने बनाया था, किसमें नहीं बनाए थे, इस तरह का हाल हो चुका है। खैर, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। अभी 4 स्टॉक्स और बाकी हैं, उस पर बातचीत करते हैं। एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में 7th नंबर पे IEX, और इसमें खबर निकल के आ रही है कि ये कार्बन क्रेडिट के भी बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्टॉक ने एक ज़माना वो बहुत पीछे नहीं था, अभी हाल फिलहाल का ही ज़माना था, ज़बरदस्त तेज़ी इन्होंने दिखाई, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला। अब ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है अब इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, इस खबर के चलते भी इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। 8वां स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। कोटक की एक रिपोर्ट आई है जो 2400 रुपये इसमें टारगेट दे रहे हैं विद बाई कॉल।
उनका मानना है कि नियर टर्म में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और मार्केट शेयर जो उन्होंने पिछले नंबर्स में खो दिया था उसको फिर से वो गेन कर लेंगे। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रेवल बढ़ रहा है और टिकट विकेट के दाम बढ़े हुए हैं तो उससे इनको फ़ायदा हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जुबिलेंट फार्मा में निर्मल बंग की एक रिपोर्ट है, 432 का टारगेट दिया है 22 की रेटिंग के साथ। उनका मानना है कि इनका जो रेडियो फार्मा बिजनेस है वो फिर से ग्रो कर रहा है, डबल डिजिट में वो आ जाएगा FY24 में। अलग अलग सेगमेंट में इनको उम्मीद है कि काफ़ी बढ़िया बिजनेस होता है और हेल्दी मार्जिन इंप्रूव होगा। 10वां स्टॉक है शैले होटल्स और इसमें फिलिप कैपिटल यार वो कार्बन निकल फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट है। उन्होंने टारगेट दिया 455 का, 330 से 455 का टारगेट, क्या बढ़िया टारगेट है। उनका मानना है कि ये सबसे बढ़िया इस इंडस्ट्री साइकिल में जो मूव चल रहा है अपवर्ड का उसको गेन करने के लिए ये काफ़ी स्ट्रेटजिकली पोज है और इनको लगता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट का CAGR 19% और 68% रहेगा FY23 से 25 तक। इस तरह ग्रोथ ये देख रहे हैं, तो फिलिप कैपिटल की इस रिपोर्ट के आधार पर शैले होटल में ध्यान दिया सकता है। ये रेयरेस्ट केस है कि ईयर एंड पर होटल ना चल के फार्मा चल रहा है लेकिन फिर भी होटल में आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरी तरफ से जो बाकी 4 नाम हैं उनमें 2 तो IT हैं, कॉन्ट्रा कॉल है क्योंकि IT वैसे सबसे ज़्यादा टूटा है, नैस्डैक टूटा है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रा कॉल में कॉन्ट्रा कॉल है तो ऑब्वियसली बात है 2 बेस्ट स्टॉक्स जो है लार्ज कैप मिड कैप के उनको चुना है। TCS ऑब्वियसली लार्ज कैप का जाइंट जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, मतलब अगर कभी भी बाजार में अनसर्टिनिटी हो तो आप हमेशा द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक के साथ बैठ जाइए, वो वापस घूम घाम के ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए TCS पहला नाम है और टेक महिंद्रा दूसरा नाम है। ये IT में वैसे भी अमंग टॉप 5 में सबसे सस्ता स्टॉक है विप्रो के साथ, तो आप इस लिहाज से इसके ऊपर नज़र रखेंगे। तो अगर मार्केट में कुछ भी आज अनसर्टेनिटी बनती है और IT की बिकवाली होती है तो शायद पुल बैक में पार्टिसिपेशन इन दोनों स्टॉक्स की तरफ से आ सकता है, तो आप वैसे ध्यान रखिएगा इनके ऊपर। ACC एक और स्टॉक है सीमेंट का। सीमेंट 2 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है, प्राइस हाइक की बातचीत जो है ही फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से, वो बज़ के साथ आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और अंबुजा में तेज़ी लोअर लेवल से आई है, वो अंबुजा की तेज़ी के साथ साथ ACC पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप ACC के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। और लास्टली जो स्टॉक मैंने चुना है वो ऑटो सेल्स के नंबर से पहले सोना BLW है। चुनने की वजह ऑटो एंसिलरी को, क्योंकि ये ऑलरेडी कल बड़ी तेज़ी में था भी 3-3.5%, लेकिन ये ऊपर से बहुत टूटा है। 800 रुपये का टूटा हुआ शेयर ये 300-350-400 तक पहुँच गया है, तो हो सकता है ये पुल बैक ऑटो सेल्स के नंबर से पहले अगर आता है तो ऑटो कल टायर चला तो आप हो सकता है आज ऑटो एंसिलरी चले, तो आप इस लिहाज से भी इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये कुछ और नाम जहाँ पर आप कुछ हद तक नज़र बना के रखेंगे। ऐसे एक करेक्शन, जो शैले होटल वाली रिपोर्ट है वो फिलिप कैपिटल की नहीं, प्रभुदास लीलाधर की है। PL की मैं वही सोच रहा था कि डोमेस्टिक दे रही है, बाहर वाले कहाँ से आगे रिपोर्ट देने के लिए। हाँ, ये प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट है जो 430 के टारगेट के साथ शैले होटल में बाई कॉल दे रहे हैं। ये करेक्शन ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपको नाम बताए गए हैं कुछ स्टॉक्स के। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद क्विक रैप।